नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब लोग। हम भाग 5 तक बात कर चुके थे प्रेसिडेंट तक। भारत के प्रेसिडेंट की क्या शक्तियां होती हैं, भारत में प्रेसिडेंट का पद कितना अहम होता है, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, नागरिकता और संघराज्य क्षेत्र। इन 5 भागों की बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद। अब देखिए, भारत में पीएम को कितनी कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, भारत का पीएम का स्वरूप क्या होता है, मंत्रिपरिषद कैसे होती है, कैसा उसका पद होता है, राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट होता है या राष्ट्रपति से जूनियर होता है, कैसा होता है भारत का पीएम, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल जो 74 है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि भाई अगर प्रेसिडेंट को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि कोई सलाह चाहिए या कोई अपनी शक्ति की प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था भारत का आधिकारिक रूप से प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। गवर्नमेंट ऑफ हेड कौन है, पीएम। और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अगर ये चाहता है कि मुझे कुछ शक्तियों का प्रयोग करना है तो किसकी सलाह लेगा, वो मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के साथ साथ कौन आ जाता है, जो प्रधानमंत्री, यानी मंत्रियों में प्रधान, समकक्षों में प्रथम कौन होता है, पीएम। पीएम उसको सलाह देगा, पीएम उसको बताएगा कि साहब ये काम चल रहा है, ऐसे पैसे आया है, ऐसे गया है, ये हो रहा है। यानी कि वो एक तरीके से क्या हो गया, घर का गार्जियन हो गए प्रेसिडेंट साहब। उनको कौन सलाह देगा, पीएम साहब। ठीक है। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो जितनी भी शक्तियां उसके पास, अपनी जितनी भी शक्तियां, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। अब देखिए, ये बाध्यकारी, मतलब आपको कैसे बताएं कि प्रेसिडेंट का जो पद है ना भारत में, वो कोई ज़्यादा बड़ा पद नहीं है। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का जैसा नहीं है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, भारत में संसदात्मक प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि सर्वे सर्वा प्रेसिडेंट ही होता है, वहाँ पीएम होता ही नहीं है। और भारत में क्या होता है, प्रेसिडेंट एक रबड़ स्टैंप है, यानी कि भारत में प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी एक आइडियल तौर के ऊपर हमने प्रेसिडेंट के पद को बनाया हुआ है, भारत का फर्स्ट पर्सन उसको मानते हैं। अब देखिए, 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1972 में, उसमें ये कहा गया कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। अब बात वही आ गई, यानी कि काम तो मंत्रिपरिषद ही कर रही है ना, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, पीएम। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेगा कि एक बार इस सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बाकी नहीं लौटा सकता। यानी कि बात वही आ गई, काम, मेन काम किसके हाथ में है, पीएम के हाथ में है। और पुनर्विचार के बाद तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो फिर काम क्या रहा उसका, एक साइन अथॉरिटी हो गई वो तो, कि प्रेसिडेंट साहब के पास साइन होने के लिए जाएगा, उनकी इज्जत के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है साहब। लेकिन अब देखिए, अपन ये तो हो गई सिद्धांत की बात, ये ऐसा लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में ये होता है कि भाई जब भी कोई लोकसभा का चुनाव होता है जैसे, और उसमें अब प्रेसिडेंट को हम क्या शक्ति मानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या शक्ति है या क्या कर सकता है प्रेसिडेंट। तो देखिए, कभी भी लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें अगर मान लो किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मान लेते हैं कि जैसे गठबंधन की सरकारें बनती हैं, उनमें किसी को स्पष्ट बहुमत तो मिलता नहीं है, लेकिन जो भी अगर अपना बहुमत साबित करने के लिए आगे आता है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट की शक्ति होती है कि वो अपने विवेक के अनुसार, अपने रीजन के अनुसार किसी को भी ये बोले कि भाई मैं आपको सरकार बनाने का मौका देता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और सरकार बनाइए। ठीक है। ये उसकी वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर में ये होता है कि भाई वो ये कह सकता है कि भाई, मतलब वो जहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार है, जैसे बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस को, यहाँ वो स्वविवेक के अनुसार काम कर सकता है कि भाई नहीं, चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी आप बनाइए सरकार, मैं आपको मौका देता हूँ। अब वो सरकार गिर जाए या कुछ भी हो जाए वो बात की बात है, लेकिन उस टाइम शक्ति उसके पास होती है, ये बड़ी बात है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट और उप प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके मैंने आपको कामों की चर्चा कर ली थी। अब मैं आऊँगा आपके प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री पद क्यों इम्पोर्टेंट, तो देखिए, प्रधानमंत्री कौन होता है ये आप सबको पता है, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, यानी कि जो सर्वे सर्वा होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ हेड होता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अब याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति आयुक्त, इलेक्टेड या फिर निर्वाचित
तो इसमें क्या आता है, नियुक्ति। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो भारत का लोअर जो सदन है, निम्न सदन किसको बोलते हैं अपन, लोकसभा को। तो लोकसभा में जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को बहुमत मिला होता है, उसके प्रधान को बुलाता है प्रेसिडेंट और उसको बहुमत साबित करने के लिए कहता है। अगर वो बहुमत साबित करता है तो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। मान लो अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाया तो उसको टाइम दे दिया जाता है, भाई 6 माह के भीतर आप संसद के कोई, जैसे प्रधानमंत्री कई ऐसे भी हैं जिनके पास उस टाइम जब वो प्रधानमंत्री बने संसद की योग्यता ही नहीं थी, सदस्यता ही नहीं थी, लेकिन 6 महीने का टाइम दे देते हैं कि भाई 6 महीने में आप योग्यता अर्जित कर लो, ठीक है। अब देखिए नियमित मतलब साधारण तौर पर देखा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री भाई कौन बन सकता है, साधारण तौर पर। तो देखिए राज्यसभा, लोकसभा, इनमें कोई से की जो सदस्यता की जो योग्यता होती है वो पूरी कर लिया अगर किसी कैंडिडेट ने, वही सेम योग्यता है भारत के प्रधानमंत्री, कोई अलग से बात नहीं है। अब क्या करेगा प्रेसिडेंट को, और दूसरा काम क्या करना होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब प्रधानमंत्री की सलाह से वो मंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सब की नियुक्ति करेगा। और सब में उसमें कौन कौन आ गए, कैबिनेट मिनिस्ट्री आ गई, आपके जो राज्य मंत्री आ गए, स्वतंत्र प्रभार वगैरह, उप मंत्री वगैरह, ये सब आ गए। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर करेगा, पीएम की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री फिर उनको बांटता रहता है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको उप मंत्री बनाना है, किसको संसदीय सचिव बनाना, ये सब किसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। अब पीएम जो है, पीएम के लिए ये बात कही गई है कि भाई आप 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बने। वैसे अगर जीत का आया है लोकसभा का चुनाव तो बात ही अलग है कि जीत गया। मान लो कई बार नहीं होता, जैसे अपने मनमोहन सिंह जी थे, वो लोकसभा कभी पहुंचे ही नहीं, वो राज्यसभा के कैंडिडेट थे, लेकिन सदस्यता तो ले लेते हैं। वो योग्यता निर्धारित है, वो पूरी कर लो आप, 6 महीने के अंदर अंदर आपको हम बना देंगे पीएम। पीएम पहले ही बन चुका हो। पीएम अपने दल का सर्वोच्च नेता होता है। देखिए एक डिबेट कई बार आती है कि जैसे पीएम जो होता है वो अगर पार्टी लाइन से हटकर बोल दे या वो पार्टी लाइन, तो पूरी पार्टी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सुनेगी पूरी पार्टी। उसके आधार वो प्रधानमंत्री है, उस पार्टी का हेड है वो, और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, उसकी सुननी पड़ेगी। या फिर कोई सदस्य अगर अलग अलग बोल रहा है तो पूरी टीम को या पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब उसके प्रति जिम्मेवार हैं, उस पार्टी के संविधान के प्रति वो जिम्मेवार है। भारत में प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल बताया गया है वो सामान्यतः 5 वर्ष बताया गया है, आप सबको मालूम है। हाँ ये बात अलग है कि भारत में प्रधानमंत्री कार्यकाल को वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी बार बन सकते हैं, 1 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं, बने भी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बने कई बार, इंदिरा गांधी जी बनी है, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी बने 3 बार, या मनमोहन सिंह जी 2 बार, या मोदी साहब 2 बार बने। ऐसी कोई बाउंडेशन भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं है। अब देखिए जो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो किसको बताया गया, प्रधानमंत्री को बताया गया। पीएम में उसका अध्यक्ष होता है। 2 तरीके के मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिमंडल, ये अलग अलग सब। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो देखिए मंत्रिपरिषद में सदस्य हमेशा क्या होंगे, ज्यादा, पावर क्या रहेगी, कम। और मंत्रिमंडल में क्या होगा, इसका उल्टा, सदस्य क्या रहेंगे, कम, पावर क्या रहेगी, ज्यादा। क्योंकि इसमें कौन शामिल होते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मंत्री होते हैं, जैसे आप रक्षा मंत्री ले लिए, गृह मंत्री ले लिए, या वित्त मंत्री ले लीजिए, विदेश मंत्री ले, ये 4-5 लोग मिलकर ही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, और उसकी पावर ज़्यादा होती है बजाय मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद में आपको कहा गया है कि भाई आपको 15% मंत्री बनाने होंगे। 15% मंत्री का मतलब लगभग 80-88%। अब 88-80 के, अब एक तो 80 लोगों को बुला के कोई निर्णय ले, एक आप 3-4 लोगों को बुला करके निर्णय ले लो, जबकि चलती किन की है, मंत्रिमंडल की चलती है। तो इसलिए ये भारत में संविधान में तो खैर ये नहीं था मंत्रिमंडल का प्रावधान, लेकिन आर्टिकल 80 में फिर इसको जोड़ा गया। उसमें बताया कि भाई आप मंत्रिमंडल को ज़्यादा, अब भारत में ये ट्रेंड चल चुका है कि जो भी निर्णय लेना होता है, चाहे आप उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक लो या जीएसटी वगैरह लो, मंत्रिमंडल से पूछ लिया जाता है। अब देखिए
जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रेसिडेंट और मंत्री परिषद की विभागीय कार्रवाई मतलब उसको अवगत कराएगा। जैसे क्या हो रहा है विभागों में, जैसे कोई संसाधन मंत्री है, कोई कपड़ा मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, वो क्या क्या कर रहा है, इसकी जानकारी कौन उपलब्ध कराएगा प्रेसिडेंट तक? प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। और मान लो अगर कोई मंत्री है, वो कोई निर्णय ले लिया लेकिन मंत्री परिषद के समक्ष वो नहीं रखा गया, तो वो भी किसके सामने रखा जाएगा? पीएम के माध्यम से रखा जाएगा। पीएम एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, किसके बीच? सरकार क्या कर रही है और किसको बताता है? वो प्रेसिडेंट को जाकर बताता है। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि रबर स्टैंप है प्रेसिडेंट साहब, करता कौन है? पीएम, जिम्मेदार भी कौन होता है? पीएम। वो साइन करे तो ठीक, वो साइन ना करे तो ठीक, इतना चलता है। अब देखिए भारत में कहते हैं कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद क्यों है, क्यों इसकी पावर ज़्यादा है, क्या है ऐसा ये प्रधानमंत्री, क्यों चलती है, इसके पास क्या पावर है? तो देखिए आप सबको याद होगा कि 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, आजकल उसको नीति आयोग बोलते हैं। उसका अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री साहब। योजना आयोग या नीति आयोग अपन कह सकते हैं। पीएम क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। एनडीसी उस टाइम बनी थी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इनके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया है। भारत में जो राष्ट्रीय एकता परिषद थी, या फिर अपन कह सकते हैं जल आयोग, या कोई भी आप शासन प्रमुख कह लीजिए, या आप किसी जीएसटी आयोग कह लीजिए, इन सब का जो प्रमुख है वो किसको बनाया गया है? प्रधानमंत्री। अब देखिए शासन प्रमुख होता है, एक राजनीतिक प्रमुख होता है। अब राजनीतिक प्रमुख तो भारत में अपने बता दिया कि भाई संवैधानिक अगर प्रमुख की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है भारत में? प्रेसिडेंट है, ये तो हमने बता दिया आपको। लेकिन शासन का अध्यक्ष और देश और सरकार का प्रवक्ता कौन है? वो पीएम है। वो पीएम की सलाह पर ही तो काम करेगा, पीएम ही तो सर्वे सर्वा है, पीएम ही तो कार्य करेगा। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली है तो इसमें भारत के संविधान में एक बात कही गई कि भाई राष्ट्रपति को जितनी शक्ति है वो व्यवहार में मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री के द्वारा ही करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर है ये सारी शक्तियां। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? वो सारी शक्तियां किसको दे देता है? पीएम को। पीएम करेगा वो सारे काम जो कि जिसके नाम पर ठप्पा किसका लग रहा था? प्रेसिडेंट का लग रहा था। अब देखिए पीएम क्या क्या काम करेगा भाई? तो पीएम क्या करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा। राष्ट्रपति को कह देगा कि साहब मेरे नज़र में ये मंत्री, आप इनको शपथ दिलाइए, नियुक्ति करवा देगा उनकी। अब मंत्री परिषद आपको पता है कितने मंत्री हो सकते हैं? 19 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये बात कही गई थी, 2003 में ये बात कही गई थी कि भाई जो लोकसभा है, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। अब उसमें ये बात कही गई कि उसका 15%, 545 का लगभग 15% हो गया, 82 के आसपास, 82 के आसपास मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद में शामिल होंगे। ये बात कही गई थी 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर। इतने तो न्यूनतम आपको मंत्री बनाने ही होंगे। और मंत्री क्या होते हैं? जो प्रेसिडेंट के जो प्रसाद पर्यंत, यानी कि उसके बाद प्रेसिडेंट ही तो उनको शपथ दिलाता है मंत्रियों को। सलाह किसकी लेता है? वो पीएम की। विश्वास पत्र किसके होते हैं? वो पीएम के। और शपथ दिला देगा प्रेसिडेंट साहब। अब देखिए आपकी संसद तैयार होगी, आपके प्रधानमंत्री को नियुक्ति हो चुकी, मंत्री परिषद की नियुक्ति हो चुकी, इन सब का सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है। जैसे शपथ ले लिया, प्रेसिडेंट ने शपथ ले दिया, इनकी गोपनीयता की शपथ ले लिए, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। अगर किसी ने गलती कर दी तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। वो पार्टी लाइन से हटकर नहीं जा सकते। आप जिस एजेंडे के ऊपर आए हैं वो आपको पूरा करना होगा। अगर उसमें किसी ने अलग किया, कोई गलत दिशा में गया, तो आपकी पूरी पार्टी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब देखिए पीएम हो या कोई मिनिस्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जैसे कई बार क्या होता है, अभी आप इसी में देख लीजिए या पिछले में जब पिछली बार चुनाव हुआ भारत में 2014 में आम चुनाव हुआ, तो स्मृति ईरानी जी खड़ी हुई थी अमेठी से राहुल गांधी जी के सामने। वो हार गई हालांकि चुनाव, लेकिन फिर भी उनको मानव संसाधन मंत्री बना दिया गया था, हारी हुई को। बाद में क्या हुआ? क्योंकि भारत के संविधान में प्रावधान है कि आप 6 महीने तक, मतलब 6 महीने तक आप रह सकते हैं मंत्री, या कुछ भी रह सकते हैं, आप बाद में योग्यता हासिल करते जाइए, और उसने कर लिया। फिर वैसे ही अब की बार हुआ,
सीधा जब शपथ समारोह हो रहा था तो किसी को पता भी नहीं था दूर दूर तक। और जयशंकर साहब, जो एस जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको मोदी जी ने शपथ दिला दी विदेश मंत्री की, जबकि उन्होंने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा था, कोई कुछ नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन वही बात कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि आप 6 महीने तक आप रह सकते हैं, और फिर 6 महीने में तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पद तो खाली होगा ही, वहाँ से आप योग्यता ले सकते हैं, आप बन सकते हैं पीएम। उनको कोई ना कोई सीट खाली कर ही देता है इतने बड़े मिनिस्टर के लिए। अब देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति है वो किसको नियुक्त कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को, निम्न सदन में। अब 1 महीने के भीतर भीतर विश्वास मत उसको हासिल करना हो। जैसे मान लीजिए कोalition हो गया गवर्नमेंट में कि चुनाव हो गया, आम चुनाव, किसी को 10 सीट मिली, किसी को 50 सीट मिली, किसी को 100 सीट मिली, नहीं मिल पा रहा बहुमत, और प्रेसिडेंट क्या करेगा उस टाइम? प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है ना, वो किसी को भी उठा के बना देगा कि चल भाई तू बन जा। लेकिन आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दिया जा रहा है, आप उसके अंदर विश्वास मत, बहुमत साबित करो आप, वरना फिर दोबारा चुनाव होगा। अगर वो बहुमत साबित कर दिया तो प्रेसिडेंट रहेंगे, अगर बहुमत साबित नहीं कर पाया तो आप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। अब प्रेसिडेंट की बात मैं कर चुका हूँ, 5 साल का कार्यकाल होता है भारत के प्रेसिडेंट का। और लोकसभा के जो समाप्त चुनाव होते हैं, जो जैसे लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, भंग हो जाती है फिर लोकसभा, उसके साथ साथ ही उसका कार्यकाल भी भंग हो जाता है। अब जैसे कई बार क्या होता है, अगर मतलब कोई कारणवश मान लो लोकसभा का चुनाव नहीं हो पाया, तो फिर क्या होता है, जो उस टाइम जो पीएम होता है हाल फिलहाल, वही बना रहता है। ये है भारत के पीएम की शक्ति मान लीजिए, भारत के पीएम का पद मान लीजिए। अब मान लो भारत के पीएम को हटाना है, कैसे हटाया जाए, क्या प्रक्रिया है उसके लिए? तो वही सेम प्रक्रिया, आप त्याग पत्र दे सकते हैं। जैसे हालांकि ज़्यादातर क्या करते हैं, इस बेइज्जती से डरने के लिए या इससे बचने के लिए, जैसे क्या होता है, चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव हुआ 2014 का नया चुनाव हुआ, तो जाहिर सी बात है मोदी जी जीत गए, नए पीएम शपथ लेगा, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने आप ही इस्तीफा दे देंगे। मतलब वो अपनी एक पावर दिखाने के लिए या इज्जत रखने के लिए कि कोई हटाए ना, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ, ये भी एक तरीका है, त्याग पत्र दे दिया उन्होंने। या मान लो आकस्मिक रूप से किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी की हो गई, इंदिरा गांधी जी की हो गई, आकस्मिक रूप से मृत्यु हो सकती है, राजीव गांधी साहब की हो गई। या फिर मान लो कि किसी भी पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आप ला सकता हूँ। अगर इनमें से कोई कारण होता है तो सरकार गिर जाएगी, और प्रधानमंत्री का हटना मतलब सरकार गिर गई। नई सरकार बनेगी, नया प्रधानमंत्री बनेगा, नई मंत्रिपरिषद बनेगी। अब वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगी या पूरी कार्यकाल के लिए बनेगी, वो चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है। चुनाव इसका कैसे होता है, एक तो आम चुनाव होता है, आपने सुना होगा, जैसे 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, या अपन अब देख लेते हैं 16वीं-17वीं लोकसभा के बाद देख लेते हैं कि भाई 2019 की बात देख लीजिए ना, मतलब एक गवर्नमेंट ने कार्यकाल पूरा किया, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, नए चुनाव होंगे, इसको क्या बोलते हैं? आम चुनाव। क्या बोलते हैं? सामान्य चुनाव। यानी कि किसी ने कार्यकाल पूरा कर लिया, ओके, कार्यकाल पूरा होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, नया चुनाव होगा, इसको बोलते हैं आम चुनाव। कब तक चलेगी? 5 वर्ष तक, जो संविधान में दे रखा है। दूसरा बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव किसको बोलेंगे? मध्यावधि चुनाव, मध्य अवधि, अवधि के मध्य में, बीच में ही चुनाव हो जाना। ये कौन करता है? ये सरकार करवाएगी। जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार चाहती है कि मैं मध्यावधि चुनाव करवाऊंगी साहब। या फिर अब मान लीजिए आप 2014 में मोदी जी गवर्नमेंट आई, 2019 तक चली, ठीक है, सब कुछ आम चुनाव हुआ, 5 वर्ष चल गई। अब 2019 में आई गवर्नमेंट, वो कब तक चलेगी? 2024 तक। लेकिन मान लीजिए मोदी जी सोचते हैं यार पता नहीं क्या होगा अगले इलेक्शन में, कुछ भी हो सकता है, 2024 के बजाय 2023 में ही वो चुनाव करवा दें। हो सकता है 23 में उन्हें अपने बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता हो 24 में अपन नहीं जीत पाएंगे, ऐसा कुछ भी लगता हो तो मध्यावधि चुनाव करवा सकते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, अगर जीत गए तो वही जैसे अभी श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने मध्यावधि चुनाव करवाए थे वहाँ पर। ये 2 प्रकार का। तीसरा होता है उपचुनाव। उपचुनाव आपने सुना होगा, वो होता रहता है। ये तो जैसे मान लीजिए लोकसभा में भी होता रहता है, लोकसभा हो, राज्यसभा, विधान परिषद या
विधानसभा। इसमें क्या होता है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200। अब उन 200 सीटों पर चुनाव हो रहा है नवंबर के माह में, ठीक है। अब साहब उसमें से किसी की मृत्यु हो गई, या तो कोई सीट पर कैंडिडेट की मृत्यु हो गई, मान लो कोई कैंडिडेट खड़ा था उसकी मृत्यु हो गई, या कोई और बात हो गई, चुनाव नहीं हो पाया, तो 199 सीटों पर चुनाव हो गया। 199 सीटों पर चुनाव हो गया, जीत गए, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन वो एक जो सीट बची उसको बोलते हैं हम उपचुनाव होगा उसके ऊपर। जब सामान्य स्थिति होगी, जो भी जिस कारण वो नहीं हो पाया तो चुनाव वो पूरा होगा, तो उसके ऊपर चुनाव होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, उपचुनाव, उसको बोलेंगे उपचुनाव। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, इनमें क्या फर्क है, तो वही बात मैंने आपको बताया कि भाई मंत्रिमंडल क्या होता है, छोटा होता है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स को शामिल किया जाता है। मंत्रिमंडल में एक्चुअली मंत्री परिषद शामिल नहीं होती, लेकिन मंत्री परिषद में तो मंत्रिमंडल शामिल होता है ना, वो तो बड़ी होती है। मंत्री परिषद में सब प्रकार के मंत्री होते हैं, बड़ी होती है, बहुत बड़ी विस्तृत होती है, लगभग उसकी बैठक चलती रहती हैं। और इसका उल्लेख जो है भारत के जो संविधान में उल्लेख किया गया है, वो किसका किया गया है, मंत्री परिषद का, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में, बिल्कुल भी नहीं है। ये संवैधानिक रूप से किया गया है। सैद्धांतिक तौर पर जैसे भारत की में बात आती है निर्णय कौन लेता है या निर्णयकारी संस्था कौन है, तो किसकी बात आती है, मंत्री परिषद। अब देखिए, मंत्री परिषद पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के, ना कि संसद के, ना कि संविधान के। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। रही बात मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल तो गवर्नमेंट खुद बना लेती है अपना, 2-4 जो मिनिस्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट उनको बुला लेते हैं। कोई भी फैसला लेना हो तो मंत्रिमंडल की मीटिंग तो आप डेली दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनिस्टर बस यही शामिल होते हैं। वो अपने जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह साहब हो गए, जयशंकर साहब हो गए, निर्मला सीतारमण, फटाफट हो गया साहब, मोदी जी ने मीटिंग बुला ली, मंत्रिमंडल यही हो गया, वो जो फैसला ले लेंगे वही फाइनल है। 44वां जो अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिए अपने संविधान में 2 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 42वां संविधान संशोधन 1976 जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम किया था, मिनी संविधान संशोधन भी, मिनी संविधान भी बोलते हैं। एक 44वां संविधान संशोधन, उसमें मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी जनता दल की, उसने जो जो काम बुरे किए थे इंदिरा गांधी जी ने उन सबको हटाने के लिए और नए कानून लाने के लिए क्या किया था, 44वां अमेंडमेंट। इनमें बार बार ये बात उठती है, इनमें ये बात आती है कि भाई मंत्रिमंडल जो है उसमें ये मतलब मूल संविधान मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, मैं बार बार बताऊं, लेकिन जो 352 अनुच्छेद है, आर्टिकल 352 क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 ये कब लाया, इंदिरा गांधी जी लाई थी कदा, या भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर। उसमें ये जोड़ दिया गया कि किसने फैसला लिया, इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल ने। उसमें ये कहा गया कि भाई मंत्रिमंडल नामक भी कोई वर्ड होता है। और अब हालांकि मंत्री परिषद का इतना रेलेवेंस नहीं रहा है, मंत्रिमंडल ही शब्द ज़्यादातर यूज किया जाता है। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, सैद्धांतिक रूप से हमारे संविधान मंत्री परिषद का उल्लेख है, लेकिन आप प्रैक्टिकल देखो ना, प्रैक्टिकल में तो वही मंत्रिमंडल 4 मंत्री सारे डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय यही लेते हैं। अब मंत्री परिषद हो, आपकी मंत्रिमंडल आ गया, उसमें पूरी मंत्री परिषद हो, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, पीएम के प्रति। अपना पीएम, अपना जो हेड होता है, उनका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसके प्रति वो उत्तरदायी होता है। अपने हिसाब से, अपने व्यवहार से, अपने प्रैक्टिकल रूप से इन्होंने मंत्री परिषद नामक वर्ड की स्थापना कर दी, तब से यही चल रहा है। अब देखिए मंत्री परिषद का काम क्या होता है, तो मंत्री परिषद क्या होती है, वो उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होती है, वही बात लोकसभा के प्रति। उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, संविधान के प्रति होता है, किसका, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट हमारा किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, संविधान के प्रति, क्योंकि संविधान में उसको पद को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है, राजनीतिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है। और व्यवहार में पीएम, प्राइम मिनिस्टर को। वैधानिक रूप से अगर मैं देखूं तो देखिए, क्योंकि पीएम और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका सब कार्य किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से। जैसे भारत के कोई भी काम है, कोई डील हो रही है, रफाल डील हो रही है, या चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डील हो रही है, S-400 डील हो रही है, या किसी देश के साथ
न्यूक्लियर डील हो रही है, तो वो नाम किसका लिखा जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काम कौन कर रहा है? पीएम ऑफ इंडिया। देखिए, दो मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। एक और होता है किचन कैबिनेट, आपने सुना, रसोई का जैसा कैबिनेट, रसोई जैसा मंत्रिमंडल। भारत में इसकी स्थापना, मतलब भारत ही इस वर्ल्ड का जन्मदाता ही भारत है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, उसमें जो उसके विश्वस्त मंत्री थे, वही विश्वस्त मंत्री 2-3 मंत्री होते हैं। गृह मंत्री हो गया, आपका रक्षा मंत्री हो गया, या विदेश मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4, बस 3 या 4, वो ही सारे निर्णय ले लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में तो फिर भी मैं मान लेता हूँ कई बार, जैसे गेम के प्रति अगर कोई रूल नीति बनानी है तो कैबिनेट मिनिस्टर में गेम वाला मंत्री भी शामिल हो जाएगा, खेल मंत्री भी, 7-8 मंत्रियों तक ले लेते हैं। लेकिन किचन कैबिनेट में तो बहुत कम, किचन का मतलब बहुत कम। किचन में कितने लोग आ सकते हैं ये देख लो ना आप, 3 या 4, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4, 2, 3 या 4, बस ये लोग मिलकर अपना निर्णय ले लेता है। एक छाया मंत्रिमंडल होता है। अब तक छाया मंत्रिमंडल, जिसको शैडो कैबिनेट अपन बोलते हैं। देखिए, इस अवधारणा का विकास हमने ब्रिटेन में देखा था। ब्रिटेन में ये बात है। इसमें क्या होता है, मैं इसको आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे भारत में किसकी गवर्नमेंट है फिलहाल? भारत में सत्ताधीश सरकार है बीजेपी की, ठीक है। अब शैडो कैबिनेट क्या कहती है, छाया मंत्रिमंडल ये कहता है उसकी परछाई। जैसे कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने किस किस की नियुक्ति करवा रखी है? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला, और ये आपका जो डिफेंस, वो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। वो ही सेम उनके प्रति अपना एक एक आदमी लगाना, अपना एक एक व्यक्ति लगाना किसका काम हो जाता है? विपक्ष। विपक्ष ये काम करता है, विपक्ष एक एक व्यक्ति को चूज करता है कि भाई जो जो काम निर्मला सीतारमण जी कर रही है मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, और उसके लिए एक आदमी को लगा दिया। वो क्या हो गया? उसकी प्रति छाया बनकर काम करेगा, वो उसके काम को क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। हर विभाग में छाया मंत्रिमंडल विपक्ष वाला अपना लगा लेता है कि भाई इसने अगर इसको ये फलाना मिनिस्टर बना रखा है तो हम भी अपने तरफ से एक उसके पीछे लगा लेते हैं। यानी कि छाया होगी, वो उसका ध्यान रखेगा। उसको दर्जा नहीं है, कोई संवैधानिक ऐसा दर्जा नहीं है कि वो रहेगा। दर्जा तो उन्हीं को है जो जीत कर आए हैं, लेकिन फिर भी वो उनके एक एक के ऊपर नज़र रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अब आपको ध्यान होगा शायद 2008 में जो वसुंधरा राजे हैं, राजस्थान की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, वो भी शैडो कैबिनेट में शामिल की गई थी। तो मतलब वास्तविक ये मंत्री नहीं होते हैं, पर जो वास्तविक मंत्री होते हैं उनके कार्यों पर ये नज़र रखते हैं। ये काम होता है छाया मंत्री मंडल का। काम और भी होते हैं पीएम के प्रति। भारत का प्रधान होता है तो प्रधान सेवक होता है, तो ये नीतियां बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भारत की जितनी भी नीतियां बनती हैं वो पीएम की सलाह से बनती है। पीएम अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बनाता है, उनको लागू करवाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। देखिए, पीएम वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए भारत की जो स्थायी कार्यपालिका है उसको ऑर्डर कौन करता है? पीएम, यानी कि प्रशासनिक। भारत की जो अस्थायी कार्यपालिका है जिसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। और उसमें भी कौन आता है? पीएम आता है। पीएम और कैबिनेट उसमें भी आती हैं, तो इसका तो दोहरा उत्तरदायित्व हो जाता है। राष्ट्रपति अपने काम इनसे करवाता है, आधिकारिक जो राजनीतिक कार्य हैं, और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको भी कौन सलाह देता है, कौन उनसे कार्य करवाता है? पीएम और मिनिस्ट्री उनसे कार्य करवा देते हैं। हाल ही के दिनों में आप देख सकते हैं कि जो पूरे विश्व है उसमें जैसे पीएम का पद कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में पीएम का पद इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में बहुत इंपॉर्टेंट पद है पीएम का। कुछ देश हैं जैसे आप चाइना, रिपब्लिक चाइना ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, श्रीलंका जैसे देश ले लीजिए, या ब्राज़ील ले लीजिए, इनमें प्रेसिडेंशियल रूल है, प्रेसिडेंट इसमें प्रमुख होता है। लेकिन अपने भारत जैसे देशों में पीएम का पद आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के पीएम की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत का पीएम अमेरिकन राष्ट्रपति या रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति को चुनौती देते नजर आएंगे। मुझे विश्वास है ये थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, कुछ क्वेरी हो वो लिखिएगा। अगर समझ में आए तो लाइक वगैरह कीजिए। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया
काफ़ी दिन से थोड़ी आंधी वगैरह आने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, तो ये थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से क्षमा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।